आज के हमारे गेस्ट हैं रोहित जैन। रोहित माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। मध्य प्रदेश के खिड़किया के रहने वाले रोहित ने अपना ग्रेजुएशन इंदौर से किया और फिर MCA NIT भोपाल से 2009 में कंप्लीट किया। विप्रो में इंटर्नशिप करी और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की। रोहित ने माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और C++, जावा, C# जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आज भी कोड लिखना उनकी पहली पसंद है। कैसे एक छोटी सी जगह से निकलकर ड्रीम कंपनी में जॉब हासिल की रोहित ने, आइए जानते हैं रोहित की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। एक और वेबकास्ट में हम हाजिर हैं और हमारे आज के गेस्ट हैं रोहित जैन। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटी सी जगह है खिड़किया, जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। लगभग 25,000 की आबादी वाले ये कस्बा तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था जब इंदिरा सागर डैम के चलते कई सारे गांव डूब के क्षेत्र में आ गए थे। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो खिड़किया जगह है, यहाँ पर अनाज मंडी है, जो कि मध्य प्रदेश की शायद सबसे बड़ी अनाज मंडी में से एक है। लेकिन ये जगह रोहित जैसे लोगों के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपनी लाइफ में। रोहित माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और किस तरीके से वो माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो रोहित, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस एरिया में आप रहते थे, नॉर्मली हम बोलते हैं कि गांव में या छोटे कस्बों में पढ़ाई का वो माहौल नहीं होता है, पढ़ाई के वो अवसर नहीं मिल पाते हैं जो कि बड़े शहरों में मिलते हैं। तो आज आप माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गए, तो ये जर्नी आपके लिए कैसी रही है? सर, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी है। सो एक्चुअली मैं बाय चांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से आई बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, और मेरा स्टार्टिंग से मन था कि मैं मार्केटिंग फील्ड में जाऊंगा। एंड आई वेंट टू इंदौर। आफ्टर 12th में इंदौर गया, वहाँ से मैंने BSc करा और मेरा साइड में एम था कि मैं केट की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। एंड आई डिड राइट कैट एग्जामिनेशंस। बट साथ में उसी टाइम पर ऐसा हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज माय स्कूल फ्रेंड, वो NIT की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था फॉर MCA। सो ही टोल्ड मी, ही यूज्ड टू कम, मतलब मेरे पास आता था क्योंकि मैं MBA की कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस की, यार तू ये मुझे सॉल्व करके बता दे, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व फॉर हिम, राइट। और उससे सॉल्व करते हुए मुझे लगा कि यार ये एग्जाम, मतलब उसी ने मुझे सजेस्ट करा ऐसे कि यार तू ये एग्जाम्स तो दे ही रहा है, साथ में MCA की एंट्रेंस एग्जाम भी दे दे। एंड ऑन अ डे जब वो फॉर्म फिल करने के लिए जा रहा था, उसने बोला तू भी मेरे साथ में चल दे, और मैंने इस तरह से फॉर्म फिल कर दिया। आई वॉज टोटली इन टू दिस मैनेजमेंट रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी, मैंने उनकी तैयारी करी। उन सब में भी मैंने काफी अच्छे स्कोर्स किए और मुझे कुछ कॉलेजेस भी मिल रहे थे। और साथ में मैंने ये NIT का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करा और लकीली इधर भी अच्छी रैंक आ गई। नाउ आई हैड अ चॉइस कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मैंने BSc कंप्यूटर साइंस से किया था, एंड आई वाज टॉपर ऑफ माय कॉलेज, कौन से कॉलेज में थे आप? गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर। ओके। यस, सो आई वाज टॉपर ओवर देयर। और फिर जब ये दोनों ही रिजल्ट्स आ गए, एक्चुअली MBA के भी और MCA के भी, एंड आई वाज हैविंग ऑप्शंस इन माय हैंड, तब मैंने थोड़े अपने टीचर से भी बात करी कि व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड आई गो, राइट। एंड आई हैव एक्यूमुलेटेड ऑल द आइडियाज एंड देन डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब MCA करना चाहिए। आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग दोस डेज, तो मुझे सजेशन भी ऐसे ही मिले कि यार जब इधर अच्छा कर रहा है तो इसी में कंटिन्यू कर। तो BSc में आपका कंप्यूटर्स था और उस दौरान आपका कंप्यूटर से इंटरेक्शन हो ही गया था, उसमें आपको अच्छा लग ही रहा था? हाँ जी। ओके। और जो आपका इससे पहले, इंदौर से पहले आप खिड़किया में ही रहे? वो खिड़किया की स्कूलिंग के बारे में बताना चाहूंगा। सो आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल।
तो मेरा जो हायर सेकेंडरी है, 11th 12th है, वो गवर्नमेंट किरकिया गवर्नमेंट स्कूल से है। और आप जो अनाज मंडी की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में ही मेरा स्कूल भी है, उसी एरिया में। सो हाँ जी, जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बोला कि वहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जो हमारे लकीली कुछ ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, राइट, जो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वहां पर कुछ टीचर्स थे, स्पेशली आई मेंशन अ नेम, हमारे खान सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे। एंड मतलब आपको ऐसे नहीं हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट आपको सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके टीचर्स बहुत अच्छे। यहाँ पर मैं फिर मेंशन करूंगा कि 12th में, दो आई वाज नॉट टॉपर इन माय स्कूल और एनीवेयर, बट फिजिक्स में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप करा था, मेरे 83 मार्क्स। Just because of him, I was basically started liking that subject and I have started exploring. तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह है वो सब तो हम नहीं चेंज कर सकते, because these things are not in our hand, right? What is in our hand, right? तुम सिंसियरली पढ़ाई करो, अपनी एग्जाम्स को अच्छे से लिखो, दिस इज ऑल यू हैव। तो हमने उन्हीं चीजों को फॉलो करा, और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आई थिंक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दोस, so we did that. I think all my batch, right, we were, I mean, हमारी 50 बच्चों की बैच थी जो मैथ साइंस के थे। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, नॉट जस्ट मी बट फ्यू ऑफ अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन आर इन गुड ऑर्गेनाइजेशंस टुडे, दे ऑल आर। ये मेरा भी एक क्लासमेट जो खिड़किया के पास में ही एक गांव को बिलोंग करता है, जिसकी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लगी थी, दिलीप। तो वो एरिया में कुछ तो बात है, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं, जबकि उन एरियाज में अभी भी वैसा ही है माहौल। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो गाइडेंस दे पाते हैं, दे देते हैं, और लोगों में है, वहां की मिट्टी में बात तो है। आई थिंक ये है, वहां पर फंडामेंटल्स पर काफी फोकस है। एज आई वाज टेलिंग, राइट, कि फिजिक्स के टीचर बहुत अमेजिंग थे हमारे। सो इफ समवन इज स्कोरिंग 83 एमपी बोर्ड में फिजिक्स में, देन यू कैन थिंक कि भाई उन्होंने अच्छे से फिजिक्स को तो पढ़ा होगा। और फिजिक्स इज रिलेटेड टू मैथ्स, एंड देन ultimately this all relates to your, you know, reasoning and programming abilities. तो आपका फिर एमसीए में सिलेक्शन हो गया, आपने एनआईटी भोपाल से एमसीए किया, और एमसीए की इन 3 सालों के बाद फिर आपने जॉब करी, शायद पहली जॉब आपने विप्रो कंपनी में करी। हाँ, तो विप्रो में मैंने जॉब नहीं करा है सर, मैंने इंटर्नशिप करा। मैंने पहला जॉब एनआईटी भोपाल में ही करा है। अच्छा। तो व्हेन आई वाज इन 6th सेमेस्टर, राइट, एंड इट्स अब मैं 2009 बैच का स्टूडेंट हूँ, एंड यू रिमेम्बर वो उस टाइम पर बहुत रिसेशन आया था। तो विप्रो की ज्वाइनिंग डिले होते जा रही थी, एंड एचडी सर हु वाज एचओडी ऑफ माय आई मीन आर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, हाँ जी, तो मैं उनके पास गया कि सर देखिए अभी मेरे पास कोई जॉब है नहीं, और मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि I mean, I was not looking for a job, right? I just don't want to get that touch to lose, right? कि मैं पढ़ते रहूं, सिखाते रहूं, सीखते रहूं, मतलब वैसे ऐसा नहीं हो जाए कि मैं इधर लूज कर जाऊं। So I thought कि मेरे जूनियर्स हैं, and we all know how great faculties we are having in our department. So let me go and teach few subjects. So ही टोल्ड कि यार ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारे को यहाँ पर जॉब ही करनी होगी। एंड आई वाज नॉट हैविंग, आई मीन विप्रो से इंटर्नशिप वगैरह हो गया था, 6th सेमेस्टर हो गया था, विप्रो की ज्वाइनिंग डिले होती ही जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। सो माय फर्स्ट जॉब वाज देयर। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है शायद वो जॉब? हाँ जी। और उसमें आपको एमसीए के कुछ सब्जेक्ट्स मिलते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, राइट, और वो उसमें अपना थोड़ा सा नॉलेज भी रिहर्स होता रहता है, उसमें नॉलेज भी बढ़ता रहता है। तो आपने एक टाइम पे सोचा होगा कि अब मुझे टीचिंग में ही अपना करियर बना लेना चाहिए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में था? ये हुआ, मतलब यहाँ पर भी मुझे अपनी क्लासेस में अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। रीजन ये था कि मैं अपने एमसीए बैच का टॉपर था वहां पर, अपने एनआईटी भोपाल में मैं टॉपर था अपनी बैच का। सो जूनियर्स नो मी, राइट, कि यार ये हमारी पिछले बैच के टॉपर थे। दूसरा थोड़ा वहां पर मतलब सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल अभी भी आई थिंक अप्लाई करता होगा, हमारे टाइम पर तो था ही, तो सीनियर है, हमारे बॉस है, उस टाइप का एक रिस्पेक्ट होता था। तो काफी और मैं उनकी एज का था, आई मीन आई वाज जस्ट 1 or 2 year old
राइट। तो हम लोग अच्छा कर रहे थे। फिर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था वो तो ठीक ही है, वहां पर मैं पढ़ाता था। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने बोला कि सर हमें कुछ कोचिंग जैसा आप स्टार्ट कर दो। सो आई स्टार्टेड हैविंग फ्यू बैचेस फॉर दोज स्टूडेंट। तो मैंने कोचिंग भी लेना स्टार्ट करी और फिर पैसा आते दिखने लगा। मैं दूसरी जगह पर भी कुछ भोपाल के दूसरे जो कोचिंग से जहां पर मैंने कोचिंग ली थी अपने एमसीए पीरियड में, वहां पर भी एज अ फैकल्टी पढ़ाने लग गया। तो पैसा आने लगा एंड इट वाज नॉट लेस मनी, राइट। इट वाज 1 लाख पर मंथ ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। सो आई वाज लाइक कि यार ये जॉब में तो मेरा पैकेज जो विप्रो में है 3.5 लाख रुपए, तो ये तो किधर भी बीट नहीं होता। प्लस मैं भोपाल में रहूंगा तो मेरा घर कितने पास है। तो वो सब एस्पेक्ट सोचकर आई थिंक मैं आपके पास भी आया था इस डिस्कशन को लेकर, राइट, कि सर शुड आई कंटिन्यू ओवर हियर एंड यू कैटेगरिकली एक्सप्लेन मी दैट मैं यहाँ रह सकता हूँ, बट probably if I want to explore few other things in my career तो मुझे भोपाल से तो बाहर जाना होगा, राइट। तो यस, हाँ मतलब मैं अराउंड 6 to 8 months आई वॉज देयर और ये टीचिंग प्रोफेशन में ही था उस टाइम पे। मुझे मुझे याद है कि जब मैंने भी एक्सेंचर कंपनी में जब प्लेसमेंट हुआ था और उसको मैंने छोड़ के टीचिंग को एज अ करियर चूज किया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें बोला था कि ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मतलब टीचिंग को ज्वाइन मत करो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, इस तरह की बातें। लेकिन फिर मैंने बाद में ये भी नोटिस किया कि मेरी जर्नी को देखकर कई लोगों ने टीचिंग को अपनाया और जॉब वाली लाइन को छोड़ दिया, मैंने ऐसा भी देखा। और उन लोगों को फिर वैसी सक्सेस मिली नहीं। तो वो जब वैसी सक्सेस नहीं मिली तो मुझे एक चीज तो समझ में आई है कि टीचिंग एक ऐसी लाइन है जो हर किसी को सूट नहीं करती। अगर आप जो जो आप बोल रहे हो ना, जैसे कि आपके अंदर वो बात थी जिसके कारण आप उस अर्ली स्टेज पे भी इतना पैसा कमा पा रहे थे टीचिंग से, तो ये एक बहुत गॉड गिफ्ट वाली चीज है, ये हर किसी में नहीं होती है। तो लेकिन जॉब बहुत लोग कर सकते हैं। जॉब एक ऐसी चीज है कि उसमें हर लेवल का बंदा कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई सेट हो जाता है। बट टीचिंग में अगर आप अच्छा एक्सेल करना चाहते हो, जिसमें आप सोचते हो कि आपको वो रिस्पेक्ट स्टूडेंट से डायरेक्टली मिले कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से सबके बस की बात नहीं है। आपके अंदर वो चीज रही, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो फिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आपको लगा कि नहीं मुझे तो जॉब करनी चाहिए? नहीं वही तो अगेन मतलब मैं अपने करियर पर ना मैं ये इंश्योर करता हूँ कि देयर विल बी सम सेम वॉइसेस, राइट, व्हिच आई विल बेसिकली हर्ड एंड आई विल थिंक ओवर देम। तो मैं टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीए से एमसीए करने वाला डिसीजन भी आई हैव टेकन द इनपुट इनटू द कंसीडरेशन, राइट। हियर आल्सो जैसे मैं आपसे भी मिला था, मैं कुछ और लोगों से भी मिला और मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को एक्चुअली इवेल्युएट करा एंड और उस टाइम तक 2010 आ गया था, ये रिसेशन भी मतलब जाने लगा था, फिर से ओपनिंग्स आने लग गई थी, विप्रो की ज्वाइनिंग की डेट्स भी आ गई थी और वो सब चीजें होने लग गई। सो आई थॉट कि यार टीचिंग में आई थिंक आई कैन कम बैक, राइट, इफ आई फील स्ट्रांग इनफ कि नहीं यहाँ से मैं डिटैच ही नहीं हो सकता। एंड एज आई टोल्ड यू मनी वॉज देयर, राइट। तो मैं probably I was not that interested in teaching job, right, but just for the money then I thought कि यार नहीं, probably then this is not a right choice for me, right. तो फिर जैसे ही अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो I had moved on from there. राइट राइट। तो अभी आपने करीब 12 साल हो गए शायद आपको काम करते हुए। हाँ जी। और इतने लंबे करियर में आपने किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है? Okay, so yeah, it's a set of array of languages actually. I should say. So I have अच्छा मैंने C पर काम किया। मैं अपने I'm trying to associate with projects I had done और companies में जहाँ पर था, तो मैंने C पर काम किया है, C++ पे करा है, Perl पे करा है, C# में करा है, Java में करा है, PowerShell में करा है। Yes, I think yeah, these are the languages where. तो इसका मतलब ये है कि आपने C++ पे भी काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग खास तौर पे स्टूडेंट्स ये मानते हैं, और आप भी ऐसे स्टूडेंट से मिले होंगे जिनको ये लगता है कि C++ सिर्फ कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए हैं, बाकी इनका करियर प्रोस्पेक्ट में देखें तो कहीं पर इस पे काम होता नहीं है। आजकल बस मॉडर्न लैंग्वेजेस पे काम करते हैं हम, जावा, पाइथन, C# इनकी बात करते हैं, C++ में काम नहीं होता। ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? तो मैं इस मिथ को थोड़ा सा बर्स्ट करना चाहूंगा। आई थिंक ऑल द बिग कंपनीज, राइट, यू नेम इट, आप जितनी आपकी ड्रीम कंपनीज होगी, स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
Google, Adobe, uh, Qualcomm. I think all these companies are hiring for C++ engineers, right? आप जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में, या आई थिंक जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट होंगे, अगेन लेट मी गिव सम एग्जांपल: विंडोज, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, विजुअल स्टूडियो, दिस ऑल आर रिटन इन C++. बताइए। तो आई मीन नाउ यू कैन थिंक ऑफ, राइट, दीज आर, ये सब प्रोजेक्ट्स और ये सब प्रोडक्ट्स और ये सब कंपनीज आज भी उतनी ही सक्सेसफुल है और उतनी ही तेजी से काम आगे कर रही है जितना 10 साल या 15 साल पहले कर रही थी. और अभी भी उन्होंने कोर लैंग्वेजेस C और C++ को डिच नहीं करा है फॉर द सेक ऑफ मॉडर्न. सोचिए कितनी बड़ी बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि C++ में तो आजकल काम होता ही नहीं है, बट सच्चाई है कि इसमें अभी भी बहुत ज्यादा काम होता है. और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के आप नाम ले सकते हैं, उन सभी में C++ में अभी भी काम बहुत सारा हो रहा है. हाँ जी बिल्कुल. ओके, तो ये जो सी सीखते हैं हम लोग C++. अच्छा, आपसे एक सवाल बीच में मेरे को दिमाग में आ रहा है कि क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हर कोई जानता है, लाइक विंडोज को हर कोई जानता है, एमएस ऑफिस को हर कोई जानता है, और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कंपनीज के स्तर पे इंटरनली कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज उनके क्लाइंट्स होते हैं. तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का जिसपे आपने काम किया जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है या नहीं है? अच्छा, तो मैंने जो आपको प्रोजेक्ट बताया, ओके, मेरे स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट में हुई थी. आई हैड जॉइंड विंडोज टीम. आई मीन, और जब मैंने फर्स्ट डे एक C++ की कोड लाइन लिखी थी, आई नो कि आई एम रीचिंग टू दी बिलियंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, राइट? तो मैंने विजुअल स्टूडियो पे काम, मैंने विंडोज पे काम करा है. उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज्वाइन करा था. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, इन सब में मेरा कोड आपको मिलेगा. उसके बाद अभी मैं जिन प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ वो है M365, या फिर आप इससे सबस्ट्रेट प्लेटफॉर्म जो माइक्रोसॉफ्ट का है, विच पावर्स एवरीथिंग और ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, इंक्लूडिंग विंडोज, ऑफिस, टीम्स, सर्च, you just name it, and substrate is the platform which is storing the user data over there, right? Okay. So हाँ जी, तो I feel that I am very fortunate that I got chance to work on, I mean, product which reaches to billions of the people and people just love them, right? मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में होते हैं और वो प्रोग्रामिंग एज अ प्रोग्रामर ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, जूनियर प्रोग्रामर होंगे, फिर धीरे धीरे करके सीनियर प्रोग्रामर हो जाते हैं, और 2-4 साल कोडिंग करने के बाद उनका कोडिंग से लिंक बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, फिर वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है. और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनमें मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है. वो शुरुआत से सिर्फ प्रोग्रामिंग उनको पसंद थी और प्रोग्रामिंग ही करते आ रहे हैं. बस क्या हुआ कि वो सर्विस बेस्ड कंपनी में है और इसलिए अब वो लाइडर में ऊपर आ गए हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही ऊपर आ गए, और वो जो मैनेजमेंट का काम करना होता है और वो बिल्कुल उसको पसंद ही नहीं करते क्योंकि उन्हें कोडिंग करने का मौका नहीं मिल रहा होता है. तो आपके साथ क्या है, 12 साल हो गए, कोडिंग करते हैं अभी कि नहीं करते हैं? हाँ जी, डे इन डे आउट में कोडिंग करता हूँ. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कोड चेक करा है. सो इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट में इट इज अ गुड थिंग. आई थिंक इट्स देयर इन ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कि आपके पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाला जो रोल है वो हमेशा रहेगा. यू कैन ऑब्वियसली गो इनटू द मैनेजमेंट, बट देयर इज अ पैरेलल स्ट्रीम कॉल्ड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वेयर यू डोंट नीड टू मैनेज पीपल एज सच, राइट? यू विल बी मैनेजर in terms of you are looking into the product as a whole, right? You can go up to CEO level, I mean just below the CEO, right? तो यहाँ पर distinguished engineer होते हैं, वो लोग architecture decide करते हैं, वो लोग check-ins करते हैं, वो लोग code करते हैं. So यहाँ पर करते हैं लोग, और सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मेरे से टाइटल में 6 टाइटल ऊपर वाले लोग भी कोडिंग. मतलब इतने ऊपर जो लाइडर में है, बिल्कुल टॉप लाइन में भी जो बैठे हुए हैं, उनमें भी कई सारे प्रोग्रामिंग करते हैं आज भी. हाँ जी, आप मार्क रसियानोविच को आपने नाम सुना होगा. माइक्रोसॉफ्ट ने उनके लिए एक अलग ही प्रोफाइल चूज करी है. ही इज द फाउंडर ऑफ विंडोज इंटरनल टूल्स, एंड अभी अज्योर के सीवीपी थे कुछ दिन पहले तक, एंड यू कैन सी हिज सीआरस, यू कैन सी हिज कोड चेंजेस. ओके, ग्रेट. पीपल डू कोडिंग. तो अभी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम, लाइक बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, इस दौरान वो लोग सीखते हैं.
खास तौर पे सी सीखेंगे, सी प्लस प्लस सीखेंगे, जावा सीखते हैं, सी शार्प सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। पर मैंने क्या देखा है कि सभी में कोर पोर्शन सीखते हैं। सी सीखी, उसका कोर पोर्शन सीखा, खत्म, उसके आगे नहीं बढ़े। सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दी, सी प्लस प्लस का कोर पोर्शन खत्म हुआ, जावा सीखना स्टार्ट कर दी, जावा का कोर खत्म किया, पाइथन का कोर स्टार्ट कर दिया। लाइक सभी लैंग्वेजेस का कोर 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 पोर्शन कर लिया। और आखिरी में उनका ये डाउट रहता है कि सर हमसे प्रोजेक्ट नहीं बनते, हमें समझ में नहीं आ रहा हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का करें क्या। तो एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की असली कैपेबिलिटी है कोर पोर्शन के बाद, वो है लाइब्रेरीज में। तो राइट। एक जो लर्निंग पाथ होना चाहिए सी सी प्लस प्लस के लिए, देखिए जावा में तो फिर भी लोग एडवांस जावा कर लेते हैं, वेब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कुछ लाइब्रेरीज तो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। सी सी प्लस प्लस का लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे आपने लाइब्रेरीज की बात करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई सी भी HTL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो C++ में है, उससे पावरफुल कोई भी लाइब्रेरी अभी तक बनी है। आई मीन दिस इज, आप उस लाइब्रेरी, मतलब वो सी के समान है, और आई थिंक कितने भी साल आप काम कर लोगे, आप उसके एक पोर्शन को ही टच कर पाओगे। सो यू आर राइट कि पीपल जनरली डोंट गो दैट डीप इनटू दैट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर टू फोल्ड है सर, मेरे ओपिनियन में। पहला कि हमारा कॉलेज का थोड़ा सा सिस्टम वैसा है, राइट, कि आपको हर सेमेस्टर में कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। आई थिंक इंट्रोडक्शन सी से होता है, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में C++ आ जाती है, उसके बाद जावा आ जाती है। तो ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट उन्हें स्विच करना होता है, और वो ठीक है। मतलब आई थिंक देयर दे डोंट हैव ए चांस। बट आप जब जावा पढ़ रहे हो तो क्या होता है ना, मतलब फैसिनेशन ऐसे होता है कि जावा में आप C++ में UI बनाने के लिए आई थिंक यू हैव टू रियली डिग डीप, और थोड़ा मेहनत करना, राइट। जावा में आपको न्यू विंडोज करा और एक विंडो दिख जाता है, और उसमें मेन्यू भी अटैच होता हाँ, है। ये तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सी सी प्लस प्लस में वो कंसोल ही दिखता है, तो ऐसा लगता है कि सी सी प्लस प्लस की कैपेबिलिटी यहीं तक है, इसलिए ये हाँ, आउटडेटेड है, ऐसा लोगों को लगता है। वो एक एक वो थिंकिंग है। लेकिन व्हाट आई फील कि आप जावा या सी शार्प जैसी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नहीं आप तब ठीक से समझ पाएंगे, और उनको रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे, राइट, व्हेन यू हाँ, नो कि अंडरनेथ क्या हो रहा है। अंडरनेथ एग्जैक्टली। तो वहां भी JVM बैठा है, अंडरनेथ तो हम्म, वहां भी CLR बैठा है, जो C++ में लिखे हुए हैं। सही है। So when it comes to system programming, right, all your हम्म, compilers, all your there's JavaScript engines, all your operating system are written in C++, right? हम्म, तो वहीं से पावर आती है। ये मॉडर्न लैंग्वेजेस में इट्स गुड कि आप फर्स्ट डे में UI क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव रिचर कंट्रोल, राइट। सो अब मैं यहाँ पर इसे इस तरह से बोलना चाहूंगा कि वाई, आई मीन आई हैव गिवन अ क्लास ऑफ एग्जांपल्स कि ये सब जगह पर तो C++ ही यूज होती है, राइट। तो ये क्यों यूज होती है? इसका रीजन ये है कि आपके पास देखिए, जावा है या C शार्प है, वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है एज अ प्रोग्रामर। देयर इज अ गार्बेज कलेक्टर विच विल कम एंड गार्बेज कलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, यू डोंट नो व्हेन, राइट। सो यू डोंट हैव कंट्रोल, और आई थिंक आपके पास कंट्रोल ही नहीं है कि आपका प्रोग्राम आज तो इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कल कितना करेगा। यू डोंट नो, राइट। यू कैन नॉट से रिलायबली कि ये 8 MB वाली डिवाइसेस में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आई हैव रिटन इट दैट वे। लेकिन जैसे ही आप C++ में आते हो, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। राइट, आप मेमोरी एलोकेट करते हो, आप उस मेमोरी को फ्री कब करना है वो आपको पता वो है। आप डिसाइड आप करते हो। आप सही डिसाइड बात करते हो, राइट। है। अब इसमें कंसर्न्स है, मतलब मैंने भी जब कॉलेज टाइम में, ये डैंगलिंग पॉइंटर हो जाता है लोग बोलते थे, और फिर ये कहीं पर भी प्रोग्राम क्रैश कर जाता है एंड वी डोंट नो। सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, राइट, कि वो हो जाता है, राइट। अभी जावा में आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज दैट ऑल थिंग हैज बीन डन बाय समवन एल्स, राइट। बट देन यू डोंट डील विद द इंट्रिकेसीज ऑफ द प्रोग्रामिंग, जब आपको पता ही नहीं है कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट काम कैसे करता है। कोई अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोई अच्छा सा कोड ऑफ पीस लिख दिया है जो हमेशा रिलायबली काम करेगा, या उसमें बहुत अच्छी एक्सेप्शन हैंडलिंग है जो आपके तक बर्स्ट होकर नहीं आएगी, राइट। लेकिन जब C++ में करोगे, ऑन द फेस इट विल शो कि भाई तूने गड़बड़ करी है, जा और उसको ठीक कर। अब दैट्स द एडवांटेज। अब ठीक है, ये डैंगलिंग पॉइंटर वगैरह की आई थिंक nowadays it is not a problem because C#
और C++ हैज ऑल दिस स्मार्ट पॉइंटर्स एंड एवरीथिंग, तो आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो आपके पास, या फिर इतने जो भी सॉफ्टवेयर या बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल कि कब रिसोर्सेज एलोकेट करना है। सी मैं स्पेसिफिकली मैंने किसी एक प्रोग्रामर का वीडियो देखा था, ही इज वन ऑफ द C++ कोर कमिटी मेंबर। वो बोलता है कि उससे किसी ने पूछा कि भाई सबसे पावरफुल स्टेटमेंट C++ में क्या है, उसने बोला क्लोजिंग ब्रैकेट। जो हम किसी भी ब्लॉक के बाहर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है, ये सबसे पावरफुल है, बिकॉज एज सुन एज यू विल गेट आउट ऑफ इट, राइट, ऑल द लोकल वेरिएबल्स, ऑल योर स्मार्ट पॉइंटर्स, ऑल द कॉल स्टैक्स, ऑल द हीप्स, ऑल विल बी क्लीन अप, right? सही Well, सही think about that. Can you say that, or can you make that statement for any programming language like C# or Java? I don't think so. You don't know. और आप देखिए बिहेवियर प्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात में कर रहा था, आप C++ के प्रोग्राम को एप्पल कंप्यूटर्स पे चलाओगे, लिनक्स पर चलाओगे, विंडोज पर चलाओगे, एंड्रॉइड फोन पर चलाओगे, iOS, आई थिंक एवरीवेयर इट विल बिहेव सेम, राइट? उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, उतनी मेमोरी डीएलोकेट करेगा, वैसे ही। और लेकिन सभी प्लेटफॉर्म पर जेवीएम अलग होगा या CLR अलग होगा, तो जावा या C# वैसे बिहेव नहीं करेगा। आई मीन गो एंड चेज बग्स कि भाई, आई नो जब हम ये ऑफिस की एप्लीकेशन को सैमसंग के फोन पर पोर्ट कर रहे थे, वी वर सीइंग क्रैशेस इन जावा लेयर ऑफ द प्रोग्राम हियर एंड देयर, लेफ्ट एंड राइट, एंड व्हाट वी केम टू नो कि यार इनका जेवीएम differs than the default Android JVM because they did some customization which is not friendly to us. तो I think नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने डिस्कस करी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था आपकी बात सुन के। और ये चीजें स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि मैं अभी इस पे पीछे एक एनालॉजी सोच रहा था कि जैसे एक होता है मास्टर शेफ, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। अब हर इंसान को मास्टर शेफ बनना है, यानी मास्टर प्रोग्रामर बनना है। अब मार्केट में क्या हो गया है, मैगी जैसी बहुत सारी चीजें आ गई, आप रेडीमेड पोहा बना लो, आप उत्पम बना लो, आप मतलब अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, गर्म पानी बस उसमें डाला और वो चीज तैयार हो गई, और आप अपने आप को शेफ समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, ये हमारा बहुत सारा पेन तो ले रही हैं कि ठीक है चलो तुमको अब दर्द नहीं होगा, मेमोरी मैनेजमेंट हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो आपसे पावर भी ले रही है। अब वो पावर जो आप प्ले कर सकते थे, जो आप उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ नया क्रिएट कर सकते थे, वो पावर अब आपके पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं C&C, अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि जितने भी हम ऐसे सॉफ्टवेयर आज इंडस्ट्री में देख रहे हैं जो बड़े पावरफुल है और जो लोग यूज कर रहे हैं, पर आपको पता चलता है कि उन सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे C++ का ही काम है, तब जाके वो इतने ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर बने, इतने ज्यादा अपीलिंग सॉफ्टवेयर बने। फिर वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हम विंडोज की बात करें या बहुत सारे टूल्स की बात करें, या हम एंड्रॉइड फोन में टूल्स की बात कर लें, ये सभी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में C++ के थ्रू बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बीच में तो है ही वो। तो definitely we should give respect to the developers, creators of C and C++ for this reason. And स्टूडेंट्स को 5-6 लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, ताकि उनको आइडिया रहे कि इन लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है। कई लोग बोलते हैं कि सर हम एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे और बस उसी में मास्टरी कर लेंगे। मैंने कहा कि तुम एक ही लैंग्वेज पढ़ के कभी उसमें मास्टरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है और वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो वो पहले तुम्हें दोनों का एक फ्लेवर तो मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने बोला कि STL एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोली है, तो हर स्टूडेंट को C++ आप पढ़ रहे हो, उसके बाद STL जरूर पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद फिर और भी लाइब्रेरीज हो सकती हैं, फिर वो आपको किस स्पेसिफिक डोमेन में जाना है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। ओके, तो अब मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर रहा हूं कि आप इतने समय बाद इतना आपने दुनिया देख ली, आपने माइक्रोसॉफ्ट में एक से एक दिग्गज प्रोफेशनल्स को देखा होगा। हाँ जी। इन सब के बाद, उनकी जर्नी को भी सुनने के बाद, आपको क्या लगता है अगर आज आपको वापस से आपकी लाइफ थोड़ी सी पीछे खींच दी जाए और आपको कॉलेज में बिठा दिया जाए और बोला जाए कि अब फिर से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है कॉलेज से, तो आप क्या चीजें मिस करते हैं जो अब करना चाहेंगे जो आपने पहले नहीं करी थी? हाँ जी, सो देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज है वहां पर फोकस क्या होता है, मतलब आप जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटरव्यूज इवेंट में जाता हूँ, एंड व्हाट डू वी आस्क ओवर देयर, वी आस्क फॉर एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये जो है ना, मतलब इट इज नॉट अबाउट लर्निंग द लैंग्वेजेस। मैं
प्रॉबेबली उस टाइम पर एडवांस जावा सोच रहा था, मैं जाता था, ये मैंने जेएसपी सीखी थी, सर्वलेट सीखे थे, बट आई थिंक these are not important thing, right? These are the एग्जैक्टली। patterns which you learn, right? What you have to focus on is data structures and आई algorithm, लव योर आंसर, आई लव योर आंसर। right? So कभी मुझे वापस जाना होगा तो मैं एडवांस सी की क्लासेस मैंने वहां पर ली थी, मैंने ये टर्बो सी जैसा कुछ एडिटर एक मिमिक करने का राइट। ट्राई करा था, वो हाँ नहीं करता। वर्सेस में जाता और देखता कि भाई ये डिस्कॉस्ट्रा एल्गोरिदम को मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो हाँ, लेटर ऑन मैंने करा है वो, बट शायद उन दिनों में कर लेता तो और मेरे पास और एसोसिएशन होता है। तो algorithm and data structure are something which I'll go and I'll relearn, right? और मुझे लगता है कि सबसे बुरी बात यह है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमें डेटा स्ट्रक्चर को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया जिस तरीके का सम्मान उसे सब्जेक्ट को मिलना चाहिए। मतलब वो इतना वैल्यूएबल कोर्स है, इतना वैल्यूएबल कंटेंट है उसका, लेकिन हमें थ्योरेटिकली पढ़ा के छोड़ दिया गया। उसको पढ़ने का तरीका ही गलत रहा, बिल्कुल। तो उसको बहुत अंडरएस्टिमेट किया है। और अभी आप मानोगे नहीं, मैंने अपने चैनल पे और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि बेटा कुछ भी हो जाए, सी करो, सी प्लस प्लस करो, फिर डेटा स्ट्रक्चर करो। और डेटा स्ट्रक्चर जब तुम करोगे तभी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सपने देखना, तभी तुम ए ग्रेड की कंपनी के सपने देखना, क्योंकि उधर तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पड़ाव है। वहीं से एक्चुअल में तुम प्रिपेयर हो रहे हो। अभी तक तो तुमने बस हाथ में बस कुछ हथियार उठाना सीखे हैं, अब उनसे कैसे प्ले करना है वो तो अब तुम सीखोगे डेटा स्ट्रक्चर के बाद। और डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन कभी जावा में मत करो। Okay. I'll tell, go and learn data structure in C and C++, right? Very good. I mean, जावा में क्या है, वहां पर बहुत इजी हो जाती है चीजें। You know what, रोहित, 17 तारीख से मेरा एक बैच चालू होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर का यूजिंग सी लैंग्वेज। ऑनलाइन बैच है और आपने अभी इस चीज को एंडोर्स कर दिया है, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट, हमने इसे डिस्कस भी नहीं करा है सर कि हम ऐसा कुछ ये बात हमारी हुई भी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। अभी सबसे ज्यादा एडमिशन उसी बैच में भी हुए, ये भी सही है। awesome, तो लोगों में समझ डेवलप हो रही है और अवेयरनेस हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने ये वेबकास्ट का सिलसिला चालू किया है, जैसे आप आज आए हो, हर वेबकास्ट में कोई ना कोई एक्सपर्ट आते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं हो गया कि हम कॉलेज में बस अपने ग्रेड्स ले आएंगे और दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर जॉब। नहीं भाई, जॉब अब वैसी आसान नहीं रह गई है फ्रेशर्स के लिए। आपको शो करना पड़ेगा कि यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू नो समथिंग। तो वो आप प्रोजेक्ट्स के जरिए बता सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर करते हो तो उसमें अपनी रैंक के जरिए बता सकते हो, आपने और भी कुछ आपने जो एक्सपीरियंस किया, इंटर्नशिप करी हो, उसके थ्रू बता सकते हो। तो आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया डेटा स्ट्रक्चर को लेकर, और सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। सो आई वाज अगेन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बीएससी में एक अश्विनी शर्मा करके हमारे टीचर थे, Okay. उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एंड इफ यू आर सेइंग उन्होंने सी में सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करा था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर यूजिंग डबल पॉइंटर्स फॉर मैनेजिंग स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट। ही टोल्ड कि भाई ये सब तुम्हारे को आज टफ लगेगा, लेकिन सीख लो, नहीं आ रहा तो रट लो और जाके ये प्रोग्राम को सिर्फ टाइप करो तुम्हारे पास एडिटर में और जाके रन करो बस। मैं इससे ज्यादा तुम्हारे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं चल सीख पाओगे मत सीखो, रट लो, लेकिन उन्होंने बोला था कि मेरे वर्ड्स को याद रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहेंगे करियर। अगर इस वीडियो का लिंक आप उन टीचर के अभी भी कांटेक्ट में हो तो उनको जरूर शेयर करना। मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो इस इम्पोर्टेंस को स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं आज की डेट में भी। तो ही इज वन ऑफ देम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। सोचिए, देखिए, मतलब तब तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में। मतलब हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं उन टीचर के टच में नहीं हूँ बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ वन कोचिंग। तो वहां पर मैंने उनसे सीखा था, मैं उनके टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनकी सिखाई हुई चीजें, उन्होंने जो बोला था ना, मतलब आई फील लाइक आफ्टर 15 ईयर वो अभी भी उतने ही वैल्यूएबल है। हाँ, तो अभी जिन लोगों का डेटा स्ट्रक्चर का अभी मेरा बैच एक कंप्लीट भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी सुन रहे होंगे वो भी इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में सबसे पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर का एरे का प्रोग्राम बच्चों को बनवाया। और मैंने कहा कि देखो, जो ट्रेडिशनल एरे तुम सी लैंग्वेज में पढ़ते हो, उससे हमने जो डेटा स्ट्रक्चर एरे को इम्प्लीमेंट करा हुआ है, हाउ इट इज डिफरेंट।
और जब उसको वो करते हैं तो पहले तो वही सोचते हैं कि कितना टफ है, मतलब कोडिंग करते हैं क्योंकि वो सी के बैकग्राउंड से आए हुए रहते हैं। उस समय तक तो उन्होंने डीएमए पे कोई खास प्रोग्राम बनाए नहीं होते, स्ट्रक्चर पॉइंटर पे ज्यादा प्रोग्राम्स बनाए नहीं होते, लूप फंक्शन एरे तक थोड़ा ठीक ठाक रहता है उनका। अब वो बोलते हैं कि ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोग्राम पहले करो, फिर मैं सेकंड करवाता हूँ, थर्ड करवाता हूँ, स्टैक का करवाता हूँ, है ना। तो वो धीरे धीरे करके उन लोगों को मजा आने लगा, मैंने एक्सपीरियंस किया, उन लोगों को मजा आने लगा। वो बोले कि सर सी लैंग्वेज के अब सारे प्रोग्राम जितने भी देते हैं ना, वो तो ऐसे बच्चों ऐसे प्रोग्राम लगते हैं, डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद सब इजी लगने लगा। अरे वो बहुत अमेजिंग है सर। हाँ। मतलब, और मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स है। कल ही मैं इंटरव्यूज ले रहा था, तो हम्म। हमारी एक टीम की हायरिंग के लिए वहां पर जो सबसे, मतलब हम कैसे जज करते हैं कि इस बंदे को सिलेक्ट हायर करना है या नहीं करना है, राइट? हम्म। हाउ कंफर्टेबल ही इज राइटिंग सी प्लस प्लस और सी, राइट? आई हम्म। स्पेसिफिकली टेल, कभी हमारे प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड के बंदे चाहिए, सो वी लास्ट देम कि यार सी प्लस प्लस में लिखो और इस डेटा स्ट्रक्चर, आई मीन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई दो सिंगली लिंक लिस्ट है, ये कोलाइड हो रही है कि नहीं ये फिगर आउट करो। ओके। मतलब आई मीन आपको बस इतना हम्म। सिंपल देना है। अब वो कैसा नोट डिफाइन करता है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स विल नो कि भाई ये कितना अच्छा करेगा। जैसे हम्म। ही उसने अपने नोड का स्ट्रक्चर रखा ना, अब हम्म। वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। And आपका माइंड मेकअप वहीं से होना स्टार्ट हो जाता है। वी सही। गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट्स, लेकिन ये बिगिनिंग अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने खैर काफी इंडोर्स किया हुआ है और मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे। अब एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज कि अभी जैसा पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, काफी काफी सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं जॉब मार्केट को लेकर। आई आई नो कि दिस इज टेम्परेरी फेज। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय फ्रेशर्स के लिए करियर प्रोस्पेक्ट से, जॉब मार्केट के प्रोस्पेक्ट से क्यों पॉजिटिव है? देखिए, पहली चीज कि आप कहाँ या किन कंपनीज की बात कर रहे हैं, राइट? सो हम्म। मैं माइक्रोसॉफ्ट के टर्म से बोलूँ तो हमारी हायरिंग तो डबल पेस से चल रही है। ओके। बस ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे जो सिस्टम है उन पर तो लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि सभी लोग हम्म। ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे को हमारी सर्विसेज को बहुत ज्यादा स्केल करना पड़ा है। हम्म। देयर वुड बी फ्यू एरियाज जहाँ की जगह थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा होगा कि वहां पर यूजेस कम हुआ होगा, बट अदरवाइज यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम तो लोगों को हायर कर रहे हैं। सो और दूसरी चीज, पहले एक तो ये, सेकंड कि देर आर नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मार्ट पीपल, राइट? हम्म। इफ यू नो योर सब्जेक्ट वेल, if you are willing to, if you are willing to put hard work, then I mean finding job is much easier, and you can make successful career out of it. तो हम्म। वो तो कभी प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। आपको आपके सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना है। मतलब मैं जैसे देखता हूँ, बस मुझे ऐसे लगता है कि वी लुक फॉर स्मार्ट पीपल, वी गो देयर टू हायर पीपल, नॉट टू रिजेक्ट। कभी हम्म। हमारे पास सॉलिड बंदे आ रहे हैं ना, वी डोंट आस्क फ्रॉम विच कॉलेज यू आर कमिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ राइट। बैकग्राउंड यू आर हैविंग, राइट? विल आस्क कि हम्म। भाई तेरे को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते आएगा क्या? मतलब हम्म। हमारे पास ये एनरी ट्री है, मैं हम्म। दो एनरी ट्रीज देता हूँ, तुम बता सकते हो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है कि नहीं? आई मीन हम्म। अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इफ यू कैन सॉल्व फॉर मी, वेलकम। हम्म। We'll give you good package, all facilities. Will deliver in this pandemic situation. Will deliver all hardware at your home, probably in Bhopal or Indore, right? मुझे But मुझे याद है आपके माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही एक पोस्टर कहीं पर लगा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद सत्या नडेला ने जो रिफॉर्मेशन करवाए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उसमें उसके कारण वो पोस्टर की नो डिस्क्रिमिनेशन। आप बीसीए से हो, एमसीए से हो, बीटेक करा हो, आपने क्या करा है, मतलब डजंट मैटर, right, इफ यू हैव द स्किल्स यू आर इन। हाँ, मतलब हम रेज्यूमे में देखते ही नहीं है कि परसेंटेज वगैरह क्या रहा है क्या नहीं रहा है, और वाह। हम तो डायरेक्टली बस ये देखते हैं भाई कि किन चीजों पर काम करा हुआ है, प्लस हाँ, हम जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं वो उसमें कर पा रहा है कि नहीं। अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, हाँ, then उसके अप्रोच क्या है। हाँ। राइट। तो ये आपने बहुत पॉजिटिव साइन दे दिया है, क्योंकि आप खुद रिक्रूटमेंट में भी जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी के रिक्रूटमेंट कोई इजी नहीं होते हैं। जितनी भी ए ग्रेड की कंपनीज हैं बहुत ड्रिलिंग करके बंदे को लेते हैं। तो अगर आपके मुंह से ये बात सुन रहे हैं बच्चे,
तो उन लोगों को एक भरोसा हो रहा है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें इस लेवल की जॉब मिलेगी। हाँ फिर जी, चाहे हमारे ग्रेड्स पहले बहुत अच्छे नहीं रहे हों, एकेडमिक बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, तो हम इस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और जैसे आपने बोला सर कि मैं हम्म, खिड़किया से हूँ, अब मैंने 12th तक हम्म, तो कंप्यूटर को देखा भी नहीं था। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज की लैब में जाकर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा, और उस टाइम पर हम्म, मतलब ऐसा माहौल था कि भाई वो हम्म, शूज वगैरह बाहर उतार कर लैपटॉप तक हाँ, अपने हाँ, कंप्यूटर हाँ, तक पहुंचो, वो वैसा वाला आई थिंक था उस टाइम पर। नहीं, तो हाँ, जब हम वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक आ सकते हैं, सो आई डोंट थिंक कि आज के बच्चों के पास तो बहुत सारी चीजें बहुत रिसोर्सेज है, और इंटरनेट ने तो सब कुछ बहुत ही अवेलेबल करा दिया है जो कि पहले नहीं था। एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट, अंडर। राइट, राइट, राइट। मुझे बहुत खुशी है रोहित, आपने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है, जिस छोटी सी जगह से आप निकलकर और इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आई एम श्योर आपके कस्बे में भी सब लोग आपको बहुत मानते होंगे, आप पे प्राउड फील करते होंगे। आपके कॉलेज के टीचर्स जो भी अभी आपके टच में होंगे, उनको जब आपके बारे में पता चलता होगा तो वो काफी अच्छा फील करते होंगे, आपकी फैमिली आप पे प्राउड करती होगी। एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू आवर यूथ। आप उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसी तरीके से अच्छा काम आप करते रहिए, और कभी भी समय मिले तो एक माय सर जी चैनल आपका ही है, कभी भी आइए और स्टूडेंट्स को आप गाइड करिए। थैंक यू तो सर। आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2, और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था, और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysurgy.com, और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurgy.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है।
तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं। और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। सो बेस्ट ऑफ लक।